गाइज इस वीडियो में हम 22nd लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। अभी कल ही 22nd लॉ कमीशन बनाया गया है, गवर्नमेंट ने दोबारा अपने ऑर्डर से उसको एस्टैब्लिश किया है। तो अब हम उसकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि उनका बैकग्राउंड क्या था, कॉम्पोजिशन क्या है, रूल्स एंड फंक्शंस क्या है, और जो 21st लॉ कमीशन थी उसकी रिपोर्ट्स के अंदर क्या कहा गया था। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और ये जो वीडियो है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पीडीएफ लिंक, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो 22nd लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की गई है, पहली बात तो ये समझिए कि जो लॉ कमीशन है वो किस तरीके की बॉडी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी बॉडी को आपको दे दिया जाएगा और ये पूछा जा सकता है कि ये एग्जीक्यूटिव है, स्टैट्यूटरी है, नॉन स्टैट्यूटरी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो देखिए, एग्जीक्यूटिव बॉडी से क्या समझते हैं हम। तीन तरीके की बॉडी होते हैं। एक तो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई है। दूसरी है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई जाती है। वहीं पे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो होती है जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जस्ट एक ऑर्डर से बनाया गया है, ना कि पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया गया है। तो आपको याद रखना है कि लॉ कमीशन एग्जीक्यूटिव बॉडी या फिर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। सबसे पहले इसको 1955 में फॉर्म किया गया था और इसको हर 3 साल बाद कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। देखिए, अभी तक जितने भी 21 लॉ कमीशन आए हैं, 22nd तो अभी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है तो उसकी रिपोर्ट्स तो जब आएंगी आएंगी। तो अभी तक 277 रिपोर्ट्स 21 लॉ कमीशन सबमिट कर चुके हैं। और देखिए, जो पिछली हमारी लॉ कमीशन थी, जो कि 21st लॉ कमीशन थी, उसके हेड थे जस्टिस BS चौहान। और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की, तो उन्होंने देखिए, रिपोर्ट्स के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ये देखा जाता है कि फोकस एरिया क्या है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि 21st रिपोर्ट में क्या सबमिट किया गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में और एक जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इन दोनों को फोकस एरिया रखा गया था 21st लॉ कमीशन में, और इन्हीं के बारे में जिक्र किया गया है और बोला गया है कि इंडिया के अंदर इनका होना ज़रूरी है। क्या? साइमल्टेनियस इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इस रिपोर्ट को अच्छे से समझिएगा। देखिए, अगर हम बैकग्राउंड की बात करते हैं कि लॉ कमीशन जो था वो बना कब था, किसके अंडर बना था और इसकी ज़रूरत क्या थी, तो जो फर्स्ट लॉ कमीशन था वो एस्टेब्लिश किया गया था 1834 में। 1834 को आप देख सकते हैं कि उस टाइम क्या पीरियड होता था कि जो मॉडर्न इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, वो उभरने शुरू हो गए थे। ये डिमांड होने लग गई थी कि जैसे सोशल चीज़ें, इश्यूज हुआ करते थे उस टाइम, जैसे सती की प्रैक्टिस थी या विडो रीमैरिज की इश्यूज हुआ करते थे। तो इस तरीके की इश्यूज जब हुआ करते थे तो इंडिया के अंदर कोई लॉ ही नहीं थी। तो जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे वो बार बार गवर्नमेंट को जाके कहते थे कि आप कुछ तो कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, कुछ तो लॉज बनाइए, जैसे इंग्लैंड में। तो उसके चलते ही फर्स्ट लॉ कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था 1834 में, और ये चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैक्यूले के अंडर किया गया था। देखिए, लॉर्ड मैक्यूले ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें। तो आपको लॉर्ड मैक्यूले का नाम याद रखना है और फर्स्ट लॉ कमीशन के बारे में भी याद रखना है। अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो देखिए, जो चेयरपर्सन होते हैं इसके, वो एक फुल टाइम मेंबर होते हैं। और चेयरपर्सन के लिए एक एलिजिबिलिटी रखी गई है कि वो चाहे तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, जो चेयरपर्सन है उनके अलावा फुल टाइम मेंबर्स 4 होते हैं, जिनमें कि मेंबर सेक्रेटरी को भी इंक्लूड किया जाता है। एक्स ऑफिसो मेंबर्स की बात करते हैं तो जो लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीज होते हैं वो एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं। और पार्ट टाइम मेंबर्स जो होते हैं उनका नंबर 5 रखा गया है, मतलब कि 5 से ज़्यादा पार्ट टाइम मेंबर यहाँ नहीं हो सकते हैं। फिर हम रोल्स एंड फंक्शंस को डिस्कस करते हैं तो देखिए, लॉ कमीशन जो होती है वो उस लॉस के लिए काम करती है, रिसर्च करती है। चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको उसके लिए रेफर किया हो कि आपको ये काम करना है, या फिर लॉ कमीशन यहाँ पे आप देखिए स्यू मोटो एक्शन भी ले सकती है, मतलब अपने आप भी किसी लॉ फील्ड में रिसर्च कर सकती है, या फिर इंडिया के अंदर जो एग्जिस्टिंग लॉज प्रेजेंट है उनको रिव्यू कर सकती है, ताकि रिफॉर्म्स लाए जा सके जो जस्टिस डिलीवरिंग सिस्टम होता है उसको एफिशिएंट बनाने के लिए। देखिए,
जस्टिस मिलने में या फिर लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, उसमें जो प्रोसीजर्स में डिले होता है, तो लॉ कमीशन इसको भी चेक करते हैं कि ये प्रोसीजर्स के अंदर डिले हो किस वजह से रहा है। वहीं पे जो केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास स्पीडी पड़े हैं, मतलब पेंडिंग पड़े हैं, तो उनका स्पीडी डिस्पोजल के लिए भी यहाँ पे काम किया जाता है। और लास्ट में जो लिटिगेशन के कॉस्ट होते हैं, मतलब कि अगर कोई किसी के अगेंस्ट केस करता है तो उसका खूब सारा यहाँ पैसा लग जाता है, तो जो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है अबाउट लॉस, तो यहाँ पे उसको भी रिड्यूस करने के लिए इनिशिएटिव लिए जाते हैं, रिफॉर्म्स लिए जाते हैं। तो हमने 22nd लॉ कमीशन को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इससे रिलेटेड आगे रिपोर्ट्स आएंगी, क्या उनके ऊपर उनकी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो ऐसा कुछ आता है तो हम उसे भी डिस्कस करेंगे। पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझिएगा, याद कीजिएगा। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।